नमस्कार आप सभी को। आज झारखंड के सेकेंड पेपर में हम लोग सीएनटी कंप्लीट किए। सीएनटी के बाद आज हम लोग एसपीटी पे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो झारखंड में जो सिलेबस है पेपर 2 में एसपीटी को पढ़ना है। तो एसपीटी में बेसिकली संथाल परगना अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 को देखना है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने सीएनटी पे हमने जाना कि सीएनटी जो है वो आदिवासियों के हक के लिए, जो छोटानागपुर के जो आदिवासी हैं उनके आदिवासियों के हक के लिए सीएनटी कानून आया। तो उसी प्रकार से संथाल जनजातियों के हक के लिए जो संथाल परगना के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आदिवासियों के संरक्षण के लिए एसपीटी कानून आता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों एक ही चीज को लेकर के चला है, वो था आदिवासी हक। क्योंकि जब वो जो संथाल परगना का जो इलाका है वो बेसिकली वो पहाड़िया जनजाति का क्षेत्र था और संथाल जनजाति वहाँ पे रहती थी। उन लोग अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर रही थी। हमने आपको पहले भी बताया था कि वो जो इलाका था वो जनजातियों का इलाका था और वहाँ उनकी अपनी जो जनजातियों की जो प्रशासनिक तंत्र थे उनकी अपनी व्यवस्था थी और उसी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उन लोगों के द्वारा अपना जीवन यापन चलाया जा रहा था। इसी बीच अंग्रेजों का उस क्षेत्रों में आगमन होता है और अंग्रेज उनके साथ बहुत अधिक मात्रा में जाति करते हैं। जाति करने के क्रम में ही क्या हुआ कि उनमें एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और इसी असंतोष के कारण संथाल विद्रोह 1870-56 में होता है। तो जैसे ही संथाल विद्रोह हुआ और संथाल विद्रोह को उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले ही बताया था कि मुंडा विद्रोह को दबा दिया जाता है, उसी प्रकार संथाल विद्रोह को भी दबाया। लेकिन कुछ संथालों के हित के लिए वो काम किए। तो उसी एक कड़ी में एसपीटी आया। तो संथालों के हित के लिए उस समय एक रिपोर्ट बनता है। 1872 में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी रिपोर्ट के आलोक में जनजातियों के हितों के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत था तो उनके संरक्षण की बात करती है। ठीक है, और उसी के आलोक में जो भी 1872 का जो रिपोर्ट था उसी रिपोर्ट के आलोक में जब बिहार सरकार, जब हमारा संयुक्त बिहार था तो संयुक्त बिहार था उस समय ये झारखंड संथाल परगना अनुपूरक अधिनियम 1949 आता है और उस 1949 में ही जो पहले का जो रिपोर्ट था उसी रिपोर्ट के आलोक में कुछ धाराएं और उनके लिए कुछ विकास से संबंधित कुछ अन्य चीज़ें इसमें जोड़ती है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संथाल परगना अनुपूरक अधिनियम 1949 को इसको हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म देंगे और इसी स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लोग पूरे संथाल परगना अनुपूरक अधिनियम 1949 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी भूमिका की बात करेंगे। भूमिका क्या था? संथाल परगना अनुपूरक उपबंध अधिनियम की कुछ भूमिका, मतलब इसको पृष्ठभूमि के रूप में इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विकास, इसके विकास पे हम लोग बात करेंगे। एसपीटी का विकास किस तरीके से हुआ इस पे बात करेंगे। उसके बाद धारा एवं इसकी विशेषता पे हम लोग बात करेंगे। तो जो पहले का जो स्ट्रक्चर फॉर्म था उसी स्ट्रक्चर फॉर्म को हम लोग एसपीटी में भी देखेंगे। तो भूमिका में जो सबसे पहले जो था इस संथाल परगना का जो इलाका था वो एक पिछड़ा क्षेत्र था। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि संथाल परगना आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है संथाल परगना। संथाल
परगना, संथाल परगना, झारखंड का एक पिछड़ा क्षेत्र, एक पिछड़ा क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र था, पिछड़ा क्षेत्र था। निवास इन क्षेत्रों में पहले निवास, ये जो निवास था तो बेसिकली पहाड़िया जनजाति, पहाड़िया जनजाति एवं संथाल, यहाँ पे ये दोनों इनका जो निवास स्थल था पहाड़ियां और संथाल जनजातियों का ये जो क्षेत्र था वो निवास क्षेत्र था। ठीक है, ये लोग पहाड़िया और संथाल जनजाति, पहाड़िया और संथाल जनजाति दोनों जनजाति आपस में सह अस्तित्व के साथ जीवन यापन करते दोनों आपस में सह अस्तित्व के साथ ये सारे जो हैं पहाड़िया जनजाति, संथाल जनजाति दोनों जीवन यापन कर रहे हैं। एक चीजें तो ये, ठीक है, दोनों की, इन दोनों जनजातियों की, इन दोनों जनजाति अपनी परंपरागत संस्कृति को बनाए हुए थे। ये यहाँ तक हुआ कि दोनों संथाल परगना झारखंड का एक पिछड़ा क्षेत्र था। इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जो निवास स्थल था वो पहाड़ी जनजाति का और संथाल जनजाति का था। ठीक है, दोनों जनजाति आपस में सह अस्तित्व के साथ जीवन यापन करते थे। इन दोनों जनजाति अपनी परंपरागत संस्कृति को बनाए हुए थे। ठीक है, परंपरागत संस्कृति को बनाए हुए थे। इसी बीच क्या होता है कि अंग्रेजों का आगमन होता है इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में अंग्रेज का आगमन, संथाल परगना का जो क्षेत्र था, अंग्रेज का आगमन हुआ। और ये लोग क्या किए, ये लोग संथाल परगना ये जो रहने वाली जो आदिवासी जनजाति थी, इन आदिवासी जनजातियों का दमन करते। संथाल परगना में रहने वाले आदिवासियों का दमन किया गया। ठीक है, उनके जितने भी आदिवासी समुदाय को वहाँ पे जो ये भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा रेलवे निर्माण का कार्य भी करवाया जा रहा था। तो रेलवे निर्माण के कार्य के क्रम में यहाँ के आदिवासियों को उस रेलवे निर्माण के कार्य में लगाया गया और उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जा रही थी। और यहाँ तक कि उनकी महिलाओं के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। शारीरिक शोषण, महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया गया। और उसके कारण, शारीरिक शोषण के कारण उनमें, आदिवासियों में, खासकर एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। और इसी आक्रोश के परिणाम स्वरूप 1855 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये संथाल विद्रोह जब होता है, अंग्रेजों का संथाल परगना में रहने वाले आदिवासियों का दमन किया गया, महिलाओं के साथ
महिलाओं के साथ महिलाओं का शारीरिक शोषण किया गया, शारीरिक शोषण। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? इसका जो परिणाम हुआ, परिणाम संथाल विद्रोह। परिणाम हुआ संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, सफाहोड़ रिवॉल्यूशन। सफाहोड़, ये 6 JPSC में भी आया था, सफाहोड़। तो संथाल को ही सफाहोड़ कहा जाता है। ठीक है, संथाल को ही सफाहोड़ कहा जाता है। तो उसी समय ये जो है सफाहोड़ विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह हुआ। और संथाल विद्रोह को दबा तो दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कुछ काम किए जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा संथालों के लिए, हित के लिए कुछ काम किए जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि एक संथाल विद्रोह के पश्चात एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिए, अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों के आगमन वो क्या किया कि संथाल परिवार में रहने वाले आदिवासियों का इन्होंने दमन किया और महिलाओं का शारीरिक शोषण किया। इसके परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोह हुआ। अब इस संथाल विद्रोह के पश्चात, संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया कि आखिर उनके आवास के लिए, अधिवास के लिए वो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उनको किस तरीके से हक मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अंग्रेजों द्वारा एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया। क्या किया गया? एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया। अभी सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट रिपोर्ट है, इस सेटलमेंट रिपोर्ट के आलोक में उनकी भूमि के संरक्षण हेतु, ठीक है, सेटलमेंट रिपोर्ट के आलोक में संथालों के भूमि के संरक्षण हेतु संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 72 आया 1872। संथाल परगना रेगुलेशन एक्ट 1872। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया। और यहाँ से इसके डेवलपमेंट को हम लोग देखेंगे। ये इसके इंट्रो पार्ट था, यहाँ तक हमने देखा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। अब इसके संथाल परगना अनुपूरक अधिनियम का किस तरीके से विकास होता है, उस विकास को हम लोग जानेंगे कि जैसे ही संथाल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह के पश्चात क्या हुआ कि संथाल विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया। और इसी सेटलमेंट रिपोर्ट, ये जो सेटलमेंट रिपोर्ट था, सेटलमेंट रिपोर्ट के आलोक में, जो सेटलमेंट रिपोर्ट था उसके आलोक में क्या किया गया? सेटलमेंट रिपोर्ट के आलोक में संथालों के भूमि के संरक्षण हेतु, संथालों के रिपोर्ट में संथाल के भूमि के संरक्षण हेतु, संथालों के भूमि के संरक्षण हेतु
क्या किया गया? संथालों के भूमि के संरक्षण हेतु संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 लाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट तैयार किया गया। इसके आलोक में संथालों के भूमि के संरक्षण हेतु क्या किया गया? संथाल परगना संरक्षण हेतु संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन रेगुलेशन 1872 अस्तित्व में आया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि संथाल विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया। इस रिपोर्ट के आलोक में संथालों के भूमि के संरक्षण हेतु क्या है? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 अस्तित्व में आया। 1872 अस्तित्व में आया। अब ये जो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन जो था 1872 था, ये क्या किया? आदिवासियों को अपनी पैतृक भूमि का संरक्षण प्रदान किया। जो भी आदिवासी थे, आदिवासियों को उनकी जो अपनी पैतृक भूमि थी, उन पैतृक भूमियों को संरक्षण प्रदान करने का काम ये संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 आया। मतलब जो संथाल परगना के क्षेत्रों में जो आदिवासी थे, उन आदिवासी भूमि का पैतृक संरक्षण प्रदान करने का काम ये संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 एक मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखेंगे। तो ये जो है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872, इसको यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। ये जो है, ये क्या किया? ये संथाल है, ठीक है, संथालों को अपनी पैतृक भूमि का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, संथालों को अपनी पैतृक भूमि का संरक्षण प्रदान किया। ये जो एक्ट है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 एक्ट क्या किया? संथालों को अपनी पैतृक भूमि का संरक्षण प्रदान किया। ये जो एक्ट है, ठीक है। तो ये लोग संथाल जो थे, ये बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण क्या हुआ? तो उनमें एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और इसी असंतोष के आलोक में संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 आया, ये संथालों को अपनी पैतृक भूमि का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो एक कॉन्सेप्ट आया ये डेवलपमेंट में। अब ये जो 1872 का जो सेटलमेंट जो रेगुलेशन था, इसी रेगुलेशन को जब हमारा एकीकृत मेरा जो बिहार था, ठीक है, इसी में कुछ संशोधन करता है। ठीक है, तो पूर्व का जो रिपोर्ट है, पूर्व के रिपोर्ट को ही ध्यान में रखकर 1937 में 1937 में संथाल परगना जांच समिति का गठन किया गया। एक एक कॉन्सेप्ट आप देखते जाइए। डेवलपमेंट में यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे आए, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो थर्ड लेवल में हम लोग क्या देखें? विकास में आ रहे हैं। विकास में हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार हुआ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? इसके आलोक में संथालों के भूमि के संरक्षण हेतु क्या हुआ? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट आया। ये जो एक्ट क्या करता है? संथालों को अपनी पैतृक भूमि का संरक्षण करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे बिहार सरकार क्या करती है। ये तीन जो हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार, तो बिहार सरकार क्या की? बिहार सरकार
बिहार सरकार। पूर्व का जो रिपोर्ट था, पूर्व का रिपोर्ट संथाल परगना सेटलमेंट जो 1872 है, तो पूर्व का रिपोर्ट को ध्यान में रखकर पूर्व के रिपोर्ट को ध्यान में रखकर पूर्व के रिपोर्ट को ध्यान में रखकर 1937 में क्या किया गया? 1937 में संथाल परगना जांच समिति का गठन किया गया। तो पूर्व के रिपोर्ट को ध्यान में रखकर 1937 में क्या करती है बिहार सरकार करती है कि संथाल परगना जांच समिति का गठन करती है। ठीक है, और इसी संथाल परगना जांच समिति का जो गठन किया गया, तो संथाल परगना जांच समिति का जो गठन हुआ 1937 में, इसकी अनुशंसा जो हुई, संथाल परगना जांच समिति का जो अनुशंसा के आलोक में, जो संथाल परगना जांच समिति अनुशंसा के आलोक में कितना, अनुशंसा के आलोक में 1 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1949 को संथाल परगना अनुपूरक उपबल अधिनियम 1949 अस्तित्व में आया। ठीक है, हमें पढ़ना यही है, एसपीटी संथाल परगना अनुपूरक उपबल अधिनियम को ही जानना है। तो अनुशंसा के आलोक में 1 नवंबर 1949 को संथाल परगना भूधारण 1949 को संथाल परगना अनुपूरक उपबल अधिनियम, अनुशंसा के आलोक में 1 नवंबर 1949 को संथाल परगना अनुपूरक उपबल अधिनियम 1949 आया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये जो अधिनियम था संथाल परगना अनुपूरक अधिनियम जो था, वो 1872 के जो विनियमन नियम है, विनियमन 3 के, इसमें अनेक प्रावधान को शामिल किया गया। तो हमें 1872 का जो विनियमन है उसमें जाना नहीं है, क्योंकि हमें 1949 को पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये केवल कंसेप्ट रखिए कि अनुशंसा के आलोक में 1 नवंबर 1949 को संथाल परगना अनुपूरक उपबल अधिनियम 1949 आया। ये जो अनुपूरक उपबल अधिनियम 1949 जो था, वो 1872 का जो सेटलमेंट रिपोर्ट जो था, जो विनियमन 1872 का जो विनियमन था, उसी के कुछ भाग जो थे वो इसमें शामिल किए गए। ठीक है, अनेक प्रावधान को इसमें शामिल किया गया। तो चूंकि यह एक प्रकार का 1872 के विनियमन का अनुपूरक कानून था, अनुपूरक मतलब उसी का अनुपूरक कानून था 1872 का जो एक्ट था। तो इसी के आलोक में हमें इसको बोलते हैं कि संथाल परगना अनुपूरक उपबल अधिनियम कहा गया है। उसी को संशोधन करते हुए अनुपूरक उसी का। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो? किसी तरह कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए।
तो अगला पॉइंट जो लिखिएगा कि इस अधिनियम में 1 नवंबर 1949 को जो संथाल परगना अनुपूरक उपबंध अधिनियम आया, इसी में लिखेंगे इस अधिनियम में 1872 का, इस अधिनियम में 1872 का के विनियमन 3 के 1872 के विनियमन 3 के अनेक प्रावधान शामिल किए गए, अनेक प्रावधान शामिल किए गए। विनियमन 3 के अनेक प्रावधान इसमें शामिल किए गए, इसलिए यह एक प्रकार से 1872 के विनियमन का अनुपूरक कानून बना। 1872 के विनियमन का अनुपूरक कानून बना। एक प्रकार से 1872 के विनियमन का अनुपूरक कानून बना, इसलिए इसे संथाल परगना इसलिए इसे संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 की संज्ञा दी गई। संथाल परगना कहीं कहीं पे लिखा गया है भूधारण, या लिख सकते संथाल परगना अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 की संज्ञा दी गई। क्या लिखा? इसलिए अधिनियम में 1872 के विनियम 3 के अनेक प्रावधान शामिल किए गए, इसलिए ये एक प्रकार से अनुपूरक कानून बना, इसलिए इसे संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 की संज्ञा दी गई। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखेंगे कि ये जो संथाल परगना एसपीटी, अब थर्ड ये आप हमारा ये डेवलपमेंट का सेगमेंट वो कंप्लीट हुआ। हम लोग इंट्रो पार्ट को देखें, उसके बाद ये इसके डेवलपमेंट को देखें। 4 से 5 स्टेप्स में हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट। उसके बाद हम लोग अब आएंगे धारा एवं इसकी विशेषता। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो एसपीटी है। अब आते हैं हम लोग एसपीटी मतलब संथाल परगना एसपीटी, हाँ विनियमन अधिनियम जिसको हम एसपीटी भी बोलते हैं। तो ये जो एसपीटी है, तो इस एसपीटी एक्ट जो है एसपीटी एक्ट 1949, तो देखिए ये जो एसपीटी एक्ट 1949 है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वही चीज इसमें धारा जो है एसपीटी एक्ट में जो धारा हम लोग देखेंगे कितना है, 72 धारा, 72 धारा। धारा जो है कल भी हम बताए थे, इसमें जो धारा है वो देखेंगे 72 धारा है। और क्या है भाई, अध्याय जो है वो है 19 अध्याय 19 अध्याय में 19 अध्याय। ठीक है, 72 धारा और 19 अध्याय। तो ये जो कितना 9 है, सॉरी 9 हमारा है, वो तो 9 है। 9 अध्याय 9 अध्याय है और धारा 9 अध्याय, सॉरी 9 धारा 72 और अध्याय 9। अब ये जो एसपीटी है यह संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल, ये जो एसपीटी कहाँ पे, एसपीटी एक्ट कहाँ मिलेगा, संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल
संथाल परगना में कौन कौन आते हैं बताइए, पहले पढ़ा चुके। डिस्ट्रिक्ट सर हाँ कौन कौन है? दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर। ठीक है, तो दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर और जामताड़ा में लागू है। तो संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल में लागू है। ठीक है, ये संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल में एसपीटी लागू है। ठीक है, तो इस एक्ट के मुख्य प्रावधान जो है वो हम लोग देखेंगे। वो क्या क्या प्रावधान है, वो निम्न है। तो संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल में लागू है। इस एक्ट के मुख्य प्रावधान धारा के जो है क्या क्या है, इस एक्ट के जो प्रावधान आते हैं, प्रावधान ये जो एक्ट है, प्रावधान एवं इसकी विशेषता। अब इसको हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। तो धारा, क्योंकि सारी धारा इंपॉर्टेंट नहीं है जेपीएससी, सारी धारा से आपको जितनी धारा है 72 का 72 नहीं जानना है। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो धारा है उन्हीं इम्पोर्टेंट धारा को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक करके समझेंगे। जितना भी धारा जो इम्पोर्टेंट धारा है, इसमें भी वही 20 से 25 धारा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको पीटी में इसी जो 20 से 25 जो धारा है उसी धारा से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट धारा है, प्रावधान है, इसकी विशेषता है, जो धारा है जिसमें जो 72 धारा में से जो महत्वपूर्ण धारा है, उन महत्वपूर्ण धारा को आप देखेंगे वो कौन कौन सी धारा है। ठीक है, तो जैसे आप देख लीजिएगा, इन 72 धारा में से जो महत्वपूर्ण धारा है जिनको हमको देखना है, समझना है, वो धारा 1, एक धारा 1 को देखना पड़ेगा। 2, 4, 1, 2, 4 को देखेंगे। 5 देखेंगे, 5, 6, ठीक है। 7, 8 इसको देखिए जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, ठीक है। चौदह, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 22, 23, 38, 42, 41, 71, कितना धारा हुआ देख लीजिए। 42 और 71, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 धारा। यही 23 धारा आपको याद करना 72 में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 23 धारा में से। यदि एसपीटी आपको मेंस में भी आएगा तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, इसके भूमिका पे जैसे दिया है वैसे ही आप लिखेंगे, इसके विकास पे और उसके बाद धारा, इस सारा 72 की चर्चा कीजिएगा और जिनमें से महत्वपूर्ण धारा को आप डील करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि धारा 1 क्या बोलता है। धारा बेसिकली जो धारा 1 बताता है, कोई भी धारा 1 बताएगा क्या, एसपीटी एक्ट कानून या कोई भी धारा वो नाम बताता है। संथाल परगना अनुपूरक अधिनियम, ठीक है। तो ये धारा में नाम को बताया जाता है। एसपीटी का जो नाम है उसमें धारा 1 में मेंशन है। तो धारा 1 जो है वो आप देखेंगे क्या है, नाम देखिए, संक्षिप्त नाम। धारा 1 तो क्या मेंशन करता है, धारा 1 जो मेंशन करता है वो संक्षिप्त नाम है।
प्रारंभ और विस्तार। धारावान संक्षिप्त नाम, क्या नाम है, उसका प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ और विस्तार, मतलब किन किन क्षेत्रों में एसपीटी का विस्तार है। ठीक है, क्लियर हुआ। धारावान संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार, कब प्रारंभ होगा, इसका विस्तार कहां से कहां है, ये धारावान। धारा 2 में हम लोग देखेंगे, धारा 2 ये क्या है भाई, धारा 2। तो ये धारा 2 कहता है कि राज्य सरकार अपनी अधिसूचना के द्वारा जो अनुपूरक उपबंध अधिनियम है तो उसमें वो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ये धारा 2 में बताया गया। ठीक है, इसके किसी भाग को संथाल परगना के किसी भी क्षेत्र से, संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो बताता है कि जो उपबंध है उस उपबंध को वो वापस भी ले सकती है और कुछ लागू भी कर सकती है। तो धारा 2 बेसिकली देखिए, राज्य सरकार, धारा 2 क्या बताता है कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा, राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा, देखिए राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा इस एक्ट या इसके किसी भाग को, इस एक्ट या इसके किसी भाग को संथाल परगना के किसी क्षेत्र से वापस ले सकते हैं। राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा इस एक्ट के किसी भाग को क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। इस एक्ट के किसी भाग को संथाल परगना के किसी क्षेत्र से वापस ले सकती है। जोड़ भी सकती संथाल परगना के किसी क्षेत्र से, संथाल परगना के किसी क्षेत्र से वापस ले सकती है। ठीक है, वापस ले सकती है या परिवर्तन कर सकते या क्या कर सकती है, जोड़ भी सकती है, कुछ पुनः इस क्षेत्र में लागू भी कर सकती है। लागू भी कर सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, धारा 2 काफी इम्पोर्टेंट है एसपीटी, कि राज्य सरकार कोई भी अधिसूचना के द्वारा इस एक्ट में किसी भी भाग को संथाल परगना के किसी भी क्षेत्र से वापस ले सकती है। ठीक है, चलिए 4 में हम जो उसके बाद हम लोग देखेंगे धारा 4। ये जो धारा 4 है ये बेसिकली जो बताता है वो बताता है, बस इतना ही याद रखिएगा, धारा 4 परिभाषा की बात करता है। डिफिनेशन, तो किसका डिफिनेशन, संथाल परगना डिफिनेशन में है। आप देखिएगा कि इसमें जो मेंशन किया गया है धारा 4 में डिफिनेशन मेंशन किया है, तो डिफिनेशन में किसका, एबॉरिजिनल का, एबॉरिजिनल मतलब क्या होगी, एबॉरिजिनल मतलब जो वहां के मूल आदिवासी उस क्षेत्र में रहने वाले जो मूल आदिवासी हैं उससे संबंधित है एबॉरिजिनल। ठीक है, और उसी एबॉरिजिनल को वहां पे एसपीटी की सुविधा, क्लियर हुआ। तो उसमें वो मेंशन किया गया है परिभाषा में धारा 4 में, उसमें एबॉरिजिनल कौन कौन है। तो ठीक है, हाँ, स्थानीय आदिवासी जो है, मूलवासी, ये कहलाता है एबॉरिजिनल। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें, अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। एबॉरिजिनल में हम लोग देखेंगे एक इस परिभाषा में एबॉरिजिनल को बताया गया है कि क्या होता है एबॉरिजिनल। ठीक है, उसके बाद उपायुक्त के बारे में बताया, उपायुक्त क्या होता है,
ठीक है, तो ये मेंशन है। पहले एबॉर्जिनल के बाद हम लोग देखेंगे आयुक्त, उपायुक्त, एबॉर्जिनल, आयुक्त, उपायुक्त, उपसमाहर्ता, उपसमाहर्ता, और जो है वो है उपसमाहर्ता, खास ग्राम, एबॉर्जिनल, आयुक्त, उपायुक्त, उपसमाहर्ता, खास ग्राम, भूस्वामी, लिखिए भूस्वामी, खास ग्राम। इसके बाद हम लोग देखेंगे भूस्वामी, इसकी भी चर्चा है, भूस्वामी, ठीक है। नॉन एबॉर्जिनल, वो एबॉर्जिनल है, एक हो गया नॉन एबॉर्जिनल, नॉन एबॉर्जिनल, रैयत, अगला पॉइंट लिखिएगा रैयत। उसके बाद लगान, ग्राम समुदाय और ग्राम प्रधान, इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। जैसे हाँ, उपसमाहर्ता से जो होता है उपसमाहर्ता, जो कलेक्शन जो करता है, मतलब डिप्टी कलेक्टर, जो डिप्टी के मतलब जो उपायुक्त के द्वारा अधिकृत किया गया, डिप्टी कलेक्टर कलेक्शन के लिए जो, तो ये उपसमाहर्ता, ठीक है। ठीक है, खास ग्राम सर, हाँ स्पेशल, हाँ लिखिए खास ग्राम। इसमें से किसी प्रकार का दिक्कत है तो एबॉर्जिनल लिखिए। एबॉर्जिनल इसका आशय वैसे ट्राइब से है जो आशय वैसे जनजाति से है जो शेड्यूल बी में वर्णित है, शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल बी में वर्णित है, शेड्यूल बी में वर्णित। अभी शेड्यूल बी में वर्णित कौन है भाई? शेड्यूल बी में, ये जो शेड्यूल बी है इसमें कौन से जाति वर्णित है? जो एसपीटी 1949 में जिनको सुविधाएं मिलेगी, उन एबॉर्जिनल को वो सुविधाएं मिलेगी, वो शेड्यूल बी में वो जाति वर्णित है जिनको ये सुविधाएं मिलेगी। इसमें मेंशन आप लिखिए जो है शेड्यूल बी में जो वर्णित जाति है तो काफी इंपॉर्टेंट है। एसपीटी में आपको मेंशन कर देगा कि शेड्यूल बी में वर्णित कौन सी जाति है जिनको एसपीटी को सुविधाएं प्राप्त हुई, तो उसमें एसटी में कौन सी जाति, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 जाति को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये 10 जाति हो गया। बाउरी 10 ट्राइब्स हैं जो शेड्यूल बी में जिनको वर्णित किया गया है 10, तो वो आप लिख लीजिएगा। बाउरी जो शेड्यूल बी में जो वर्णित है वो हो गए, इसको मिटा देते हैं। शेड्यूल बी ये जो शेड्यूल बी है इसमें वर्णित जो जाति है उसमें देखिए 10 जाति है, 10 कितना जाति? 10 जाति, 10
10 में, तो 10 में कौन कौन है वो देखिएगा। पहला तो हो गया बाउरी, बाउरी लिखिए, बाउरी। दूसरा लिखिए धांगर, बाउरी धांगर, एकदम याद कीजिएगा, ये सब याद करने वाली चीज है। कभी पूछ भी सकता है कि धांगर जाति वर्णित है एसपीटी में, शेड्यूल एबॉरिजिनल में, तो आपको याद होना चाहिए। बाउरी धांगर, सॉरी धांगर, बाउरी धांगर, डोम, हाँ डोम, हरी, डोम, हरी, कोल, कोल, कोरा, कोल, हाँ कोल, कोल, कोरा, कोहरा या हाँ कोरा, कोरा, कोरा कागज वाला। कोरा, कोरा, या किसवीं या 32वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया कोरा, 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 मोहली, 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 पहाड़िया, मोहली होता है सर। नहीं हाँ? नहीं मोहली, 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 पहाड़िया, 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 रजवार और संथाल, रजवार को भी शामिल किया गया शेड्यूल बी में। रजवार, ये रजवाड़, ये रजवाड़। ठीक है, रजवार रजवार और संथाल, तो ये एबॉरिजिनल है, तो धारा 4 में ये मेंशन, ठीक है। हाँ आपने क्या क्या खास ग्राम, बासमती बोले? तो वैसा गांव, खास ग्राम में लिखेंगे वैसा गांव जहां न तो मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो। वैसा गांव जहां न तो मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो। खास ग्राम क्या कहलाएगा, मतलब इस विशेष गांव, तो विशेष गांव कौन होगा, तो जहां पे ना मूल रैयत उस हो, समय के लिए कोई जो मूल रैयत ना हो और ना ही वहां पे कोई ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का जो मुखिया है, जो अलग अलग भाग में अलग अलग जो थे वो सब नहीं हो, तो वो मेंशन दे दिया है खास ग्राम, तो होगा कोई वैसा, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, उपसमाहर्ता, खास ग्राम, नॉन एबॉरिजिनल, एक आप देखेंगे नॉन एबॉरिजिनल, तो जिसमें शेड्यूल बी में जो वर्णित नहीं है, शेड्यूल बी में जो जाति वर्णित नहीं है वो होंगे नॉन। वैसा व्यक्ति जिसका शेड्यूल बी में उल्लेख नहीं, वो कहलाएगा नॉन एबॉरिजिनल। रैयत तो आप लोग जान रहे होंगे, रैयत ऑलरेडी पहले हमने बताया है, किसको बोलेंगे रैयत, रैयत तो वैसा व्यक्ति जो भूस्वामी नहीं हो और स्वयं या परिवार के सदस्य या भाड़ा के द्वारा या नौकर के द्वारा जो या खेती करता हो, खेती के लिए जो भूमि का धारण करता हो वो रैयत कहलाता है। यह पहले भी सीएनटी में हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत, आगे हम लोग बढ़े। एक आएगा इसमें ग्राम प्रधान, आप आगे बढ़िएगा तो ग्राम प्रधान है ना, ग्राम प्रधान, जो ग्राम खास ग्राम में लिखवाएं। ग्राम से मुझे ग्राम प्रधान है। हाँ ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान है ना। तो वैसा व्यक्ति जिसका उपायुक्त द्वारा, उपायुक्त या अधिकृत अधिकारी के द्वारा नियुक्ति किया गया वो ग्राम प्रधान कहलाएगा। उपायुक्त जो है उसको कैसे उल्लेख, ग्राम प्रधान वैसा व्यक्ति जिसकी उपायुक्त या अधिकृत अधिकारी के द्वारा नियुक्ति की गई हो।
उपायुक्त या अधिकृत अधिकारी, उपायुक्त के द्वारा जो कोई भी अधिकृत अधिकारी होगा, जैसे उप समाहर्ता होगा, वो लोग उस क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति कर देते हैं। दंडाधिकारी जो होते हैं। हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ? भूधारक किसको बोलेंगे? भूमि को जो धारण करता है, जिसमें टेन्योर होल्डर भी शामिल होगा, ठीक है, और मूल रैयत भी जो होगी। भूधारक में टेन्योर होल्डर किसको बोलेंगे? टेन्योर होल्डर किसको बोलेंगे? टेन्योर होल्डर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर? भूधारक वही ना, तो कौन होता है भूधारक? टेन्योर होल्डर स्पष्ट हम सीएमटी में आपको बताएंगे। टेन्योर होल्डर जमींदार, जिसके नाम पे पट्टा हो। जमींदार, जमींदार को टेन्योर होल्डर कहा गया, ठीक है। तो टेन्योर होल्डर मतलब इसमें टेन्योर होल्डर और क्या, वो जो रैयत होते हैं, मूल रैयत इसमें भूधारक में शामिल होते हैं। टेन्योर होल्डर शामिल होते हैं और मूल रैयत शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? हम लोग आगे बढ़ते हैं। और धारा 5 में हम लोग आते हैं। धारा 5 आप देखेंगे, धारा 5 देखिए, धारा 5 क्या है? धारा 5, तो धारा 5 बेसिकली बताता है इसमें खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति। खास ग्राम का जो प्रधान है, कौन नियुक्त करेगा खास ग्राम के प्रधान को? उपायुक्त या अधिकृत अधिकारी हैं, वो खास ग्राम की नियुक्ति करेंगे। तो धारा 5 में खास ग्राम की नियुक्ति का प्रावधान। धारा 5 खास ग्राम प्रधान। हाँ, धारा 5 में खास ग्राम के प्रधान, जो खास ग्राम होगा, यही है ना, खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति, ठीक है। खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति, ये धारा 5 में मेंशन है। खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति, ठीक है। तो ये कौन करेगा? उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही रखिए। यही खास ग्राम की नियुक्ति का प्रधान, खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति किस धारा में मेंशन? तो धारा 5। इसमें और ज्यादा मेरे हिसाब से उतना नहीं, ठीक है। चलिए, धारा 9। धारा 9 5 के बाद 6 सर, 6, 7, 8, 9 सब पढ़ना है। अच्छा, 6, 7, 8 भी पढ़ना है। पढ़ना कि छोड़ दे? कुछ विशेष वो लगता है ये वाला मेंशन हो गया था, 6, 7, 8 है ना, वो मेंशन हो गया। इस वक्त 9 ही है, उसको लिखे धारा 9, ठीक है। धारा 9, 6, 7, 8 को छोड़ दीजिए। धारा 9 देखिए, जो ग्राम प्रधान का जो पावर है, तो ग्राम प्रधान को अपने अधिकारों के हस्तांतरण का कोई पावर नहीं है, वो इसमें मेंशन है। जो ग्राम प्रधान का जो अधिकार है, उसको जो अधिकार मिला हुआ है, उन अधिकारों को वो किसी दूसरे को हस्तांतरण नहीं कर सकते। तो ये मेंशन किया गया है धारा 9। ग्राम प्रधान को शक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जाता। हाँ, ग्राम प्रधान
को अपने अधिकार के हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं। बंद है क्या? ये सर कोई नहीं था। कोई नहीं था तो नहीं था कभी। एक बार ऑफ हुआ तो वो चल गया था, फिर दोबारा ज्वाइन ही नहीं किया। ग्राम प्रधान को अपने अधिकार के हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, लिखिए धारा 10। धारा 10 वैसी भूमि जिसका खतियान में उल्लेख नहीं, वैसी भूमि जिसका खतियान में उल्लेख नहीं है तो वह मूल रैयत की भूमि नहीं मानी जाएगी। खतियान में उल्लेख नहीं है वैसी भूमि जिसका रिकॉर्ड खतियान में नहीं है, मूल रैयत नहीं माना जाएगा। हाँ, मूल रैयत नहीं माना जाएगा। वैसी भूमि जिसका रिकॉर्ड जिसका खतियान में उल्लेख नहीं है, कोई भी भूमि जिसका खतियान में उल्लेख नहीं है और जिसकी जो भूमि उसको मूल रैयत नहीं माना जाएगा। मतलब मेरा भूमि है, जमीन है, लेकिन मेरा खतियान में मेंशन नहीं है तो हमको मूल रैयत नहीं माना जाएगा। तो ये मेंशन किया है धारा 23। ठीक है, ठीक है, मूल रैयत नहीं माना जाएगा। अब इसमें जो है कि वैसी भूमि जो मूल रैयत के द्वारा आबाद की गई हो, वैसी भूमि जो मूल रैयत के द्वारा खतियान में नहीं, ठीक है, वो भूमि खतियान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो भूमि को मूल रैयत के द्वारा आबाद की गई हो, तो जब मूल रैयत के द्वारा आबाद कर दी गई है तो वो कहता है कि मूल रैयत ने उस भूमि का मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, अहस्तांतरण। आबाद का मतलब कृषि हुआ सर? हाँ, कृषि क्षेत्र में आबाद का हाँ, आबाद का मतलब कृषि होता है। उन पे अपना अधिकार किया, ठीक, आबाद किया हो मतलब कृषि में के लिए किया, कृषि के लिए किया गया हो, लेकिन अब चाहेगा कि उस जमीन को हम हस्तांतरित कर दे या किसी दूसरे को दे दे तो वो नहीं किया जाएगा, नहीं हो सकता। अहस्तांतरणीय। तो वैसी भूमि लिखिए कि वैसी भूमि जो मूल रैयत के द्वारा, इसी में से हाँ उसी में लिखिएगा, वैसी भूमि जो मूल रैयत के द्वारा आबाद की गई हो मूल रैयत के द्वारा आबाद की गई हो और उनके अधिकार में हो, मूल रैयत के अधिकार में हो, वैसी भूमि जो मूल रैयत के द्वारा आबाद की गई हो और उनके अधिकार में हो, तो वह भूमि अहस्तांतरणीय होगी, मतलब उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। ये धारा 10 में मेंशन है। हाँ, अहस्तांतरणीय मतलब नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे धारा 12। धारा हाँ लिखवाएं, पढ़ना है तो देख लीजिए। नहीं है धारा, वो उसमें मेंशन हो गया था लगता है धारा में। तो धारा 10 से 18 तक पूरा पढ़ना। आप लिखिएगा, उसको भी छोड़ दीजिए। धारा 12 लिखिए, धारा 12, धारा 12 ये बेसिकली 3 प्रकार के रैयत को बताता है। धारा 12 जो है वो 3 रैयत,
तीन प्रकार के रैयत के बारे में ये बताता है। ये जो तीन रैयत हैं, धारा 12 जो है वो तीन प्रकार के रैयत, 3 टाइप्स जो होते हैं रैयत, 3 रैयत, जिसमें हम लोग देखेंगे निवासी जमाबंदी रैयत, निवासी जमाबंदी रैयत एक हो गया। दूसरा हो गया निवासी जमाबंदी रैयत। दूसरा हम लोग देखेंगे गैर निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत। और तीसरा में हम लोग करेंगे नवा रैयत, नवा न्यू, नवा रैयत, नवा रैयत, न्यू रैयत, ये 3। तो धारा 12 में, तो धारा 12 क्या बताता है कि इसमें 3 प्रकार के रैयत का प्रावधान है। ठीक है, हम लोग एक दिन क्या करेंगे, सीएमपी और एसपीटी का जितना भी धारा है आप लोगों को हम होमवर्क देंगे कि यहाँ पे बिना आप 1-2 बार पढ़िएगा और सारे लोगों को आप इसको एक जितना भी धारा हम बताए हैं उसको एक एक करके आप पूरे कॉन्सेप्ट को बता दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दिन जिस दिन हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ना, इसमें संडे का दिन जैसे हुआ 2 से 3 घंटे समय बच गया, तो उस दिन आप लोग इसको हम लोग बता देंगे क्या सीएमपी पे आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। तो आपस में एक डिस्कशन कर लीजिएगा। उससे आपस में क्या होगा कि जब डिस्कशन होगा ना तो बहुत सारी चीजें जो पॉइंट है वो आपको याद हो जाएगा। 1 से 2 बार आप करेंगे और ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। धारा 12 दिमाग में आ जाना चाहिए। रैयत 3 प्रकार के रैयत, जमाबंदी, गैर जमाबंदी और नवा रैयत। देखिए जमाबंदी रैयत किसको बोलेंगे? जमाबंदी, निवासी जमाबंदी रैयत। तो निवासी क्या है? निवासी जमाबंदी रैयत। तो वैसा व्यक्ति जो जमाबंदी रैयत के रूप में रिकॉर्डेड है, जमाबंदी रैयत के रूप में रिकॉर्डेड है, जो खतिया में समझ हाँ, जो स्वयं या उसका परिवार, जो स्वयं या उसका परिवार गांव में रहता है। ठीक है, रिकॉर्डेड है। और वैसा व्यक्ति जो जमाबंदी रैयत के रूप में रिकॉर्डेड है या अधिकृत है, जो बोले उनका नाम है, ठीक है, जो स्वयं या उनका परिवार जो है उस गांव में रहता है जिस गांव में वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, गैर निवासी जमाबंदी रैयत कि वैसा व्यक्ति, इसमें लिखेंगे कि वैसा व्यक्ति जिसका खतिया में नाम दर्ज नहीं हुआ, हाँ, किसी गांव में जमाबंदी रैयत के रूप में रिकॉर्डेड है जी, वो रिकॉर्डेड है, लेकिन उस गांव में वो और उसका परिवार नहीं रह रहा, कहीं बाहर रह रहा हो। लेकिन जैसे आप भी हो गए थे, वहाँ से हस्तांतरण हुए थे, अभी वैसे व्यक्ति जिसका, तो वैसा व्यक्ति जो किसी गांव में, हम लोग जैसे होते हैं ना कि कोई क्या होगा कि कोई चला गया पढ़ने के लिए, चला गया, फिर वहीं नौकरी हो गया, अपने परिवार को ले आया, लेकिन मूल जहाँ पे वो है, हाँ, तो वो हो गया गैर निवासी जमाबंदी रैयत। तो वैसा व्यक्ति जो किसी गांव में जमाबंदी रैयत के रूप में रिकॉर्डेड है, लेकिन स्वयं या उनका परिवार उस गांव में नहीं रहता, तो ये कहलाएगा गैर निवासी जमाबंदी रैयत। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। निवासी जमाबंदी रैयत क्या हो गया? गांव में रिकॉर्डेड, गांव में रिकॉर्डेड, गांव में ही स्वयं और उसका परिवार रहता,
रखता हूं, निवासी जमाबंदी रैयत, ये क्या हो गया? गांव में रिकॉर्डेड, गांव में रिकॉर्डेड स्वयं एवं परिवार, परिवार एवं स्वयं गांव में नहीं रहता, नहीं रहता। क्लियर? तो वैसा व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में रिकॉर्डेड है, कोई नया रैयत आया हाँ रिकॉर्डेड हुआ, उस गांव में आकर के बस गया, ठीक है, और रिकॉर्डेड हुआ, जमीन खरीदा वहां पे, जो भी हो जैसे भी, तो वैसा व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में रिकॉर्डेड, नए रैयत के रूप में, नए रैयत के रूप में रिकॉर्डेड, नए रैयत के रूप में रिकॉर्डेड, तो ये लोग कहलाएंगे नवा रैयत। ठीक है, धारा 13 लिखिए, 13 नहीं था, देख 12 भी नहीं था। 14 है सर। 10 से लेकर 18 तक पूरा 14 है। 13 छोड़ के 14 से हाँ, तो 13 लिखो, रैयत को निम्नलिखित तरीकों से अपनी भूमि के उपयोग का अधिकार है। यहाँ पे जो रैयत है ना, रैयत, तो रैयत धारा 12 में रैयत है, धारा 13 में क्या है कि रैयत को धारा 13 क्या कहता है? धारा 13 रैयत जो है, रैयत के भूमि का उपयोग, जो रैयत है, जो 3 प्रकार के जो रैयत हैं, इसके अलावा ये धारा 13 बताता है कि रैयत को निम्नलिखित तरीकों से अपनी भूमि के उपयोग का अधिकार है। ठीक है, रैयत धारा 13 जो है वो रैयत के भूमि के उपयोग, रैयत के भूमि के उपयोग का अधिकार, रैयत के भूमि के उपयोग का अधिकार धारा 13 बताता है। ठीक है, तो भूमि का उपयोग का अधिकार किसमें क्या करेगा, तो वो उसको उस तरीके से कोरिलेट करेंगे। जो पहले जो सीएनटी के जो रैयत थे, वो उनके भूमि को उपयोग का अधिकार क्या था? स्थानीय रीति रिवाज मेंशन था ना, तो यहाँ भी वही प्रावधान किया गया है कि स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज के अनुसार वो अपनी भूमि को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय रीति रिवाज, स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भूमि का उपयोग, जो भी रीति रिवाज है, जैसे हम लोग देखे ना कि सरना स्थल के रूप में कहा गया था, और क्या था, अखरा था। ठीक है, हाँ ना, सरना था, अखरा था, ये तो इस तरीके से वहाँ यहाँ भी रैयत के जो भूमि को उपयोग का अधिकार होगा, स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भूमि का उपयोग। दूसरा है कि भूमि का जो यूज है, उपयोग जो कर रहे हैं, उससे भूमि का क्वालिटी नष्ट ना हो। मतलब चूंकि भूमि का अधिकांश यूज इन लोग खेती के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा यूज किया जाए कि उनका जो खेती का जो क्वालिटी है वो नष्ट ना हो, बंजर ना बना दिया जाए। हाँ, तो वो चीजें किया गया है। जो भूमि के भौतिक मूल को क्षति, भूमि के भौतिक मूल्य को क्षति पहुंचाए बिना,
भूमि के भौतिक मूल्य को नष्ट न करे या खेती के अयोग्य न बनाए। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि भूमि का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि खेती की गुणवत्ता उसकी बनी रहे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम आप ना करेंगे जिससे उसकी जो खेती करने की जो गुणवत्ता है वो नष्ट हो जाए, तो वो उस तरीके का उपयोग आपको नहीं करने को मिलेगा। जैसे मान लो कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रही है, बड़ा, ठीक है, तो इस तरीके से भूमि का गुणवत्ता ही खत्म हो जाए, वो उपयोग नहीं। ठीक है, तो ये धारा 13 में मेंशन किया गया है कि रैयत के भूमि को उपयोग का अधिकार देता है। तो भूमि को उपयोग का अधिकार दो तरीके से दिया, एक तो स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भूमि का उपयोग वो करेगा, और दूसरा वैसा भूमि का उपयोग करेगा जिससे खेती का जो क्वालिटी है भूमि का वो नष्ट ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखेंगे 14 यदि धारा 13 का उल्लंघन होता है, धारा 13 में क्या है, स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भूमि का उपयोग, और भूमि का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि खेती की गुणवत्ता बनी रहे। यदि इसका उल्लंघन होगा तो उपायुक्त उसको उसकी भूमि से बेदखल करेगा। ये धारा 14 बताता है, एक एक स्टेप है। ठीक है, तो धारा 14 रैयत, देखिए धारा 14 रैयत धारा 13 का उल्लंघन करता है तो उपायुक्त उसको उसकी जमीन से बेदखल करे। उपायुक्त रैयत धारा 13 का उल्लंघन करता है तो उपायुक्त उसको उसकी जमीन से बेदखल कर सकता है। अब यहाँ पे मेंशन आता है कि उपायुक्त के बिना अनुमति से उसको बेदखल नहीं कर सकता। इसके लिए जैसे मान लिया जाए कि वीडियो आया, जो भी आया उसको बेदखल कर दे, ये नहीं, उपायुक्त की अनुमति से। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बिना उपायुक्त की अनुमति से उसकी जमीन से बेदखल। कितने लोग क्या हुए कि बेदखली जो था वो क्या किया गया, उसको बेदखल करने के लिए क्या किया गया, उपायुक्त का अनुमति ही नहीं लिया। जैसे डीएम स्तर का अनुमति लिया गया या उसके नीचे का अधिकारी उसको बेदखल कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ये मेंस पहले किया जा रहा था, तो उसके उसी के आरोप में ये किया गया कि उपायुक्त को उसकी जमीन से बेदखल कर सकता है, मतलब उपायुक्त का अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, बिना उपायुक्त का अनुमति लिए बगैर हम उसको जमीन से उसको बेदखल नहीं कर सकते। ठीक है, धारा 15 धारा 15। अब हम लोगों ने देखा कि दो तरीके का काम हमने देखा। सबसे पहले धारा 13 में हमने देखा रैयत के बारे में हमने देखा कि 3 प्रकार के रैयत थे। 12 में रैयत हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रैयत के अधिकार
13 में हमने देखा रैयत के अधिकार, 2 अधिकार उनके दिए गए स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार अपनी भूमि का वो उपयोग कर सकते हैं, और या फिर गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता नष्ट ना हो उसके आलोक में। उसके बाद हमने देखा कि यदि गुणवत्ता यदि नष्ट होती है या फिर यदि धारा 13 का उल्लंघन किया जाता है तो उपायुक्त की अनुमति से उनको जमीन से बेदखल किया जा सकता है। ठीक है। अब 15 में क्या है कि वो जो रैयत है वो अधिकार दिया गया है कि वो आप अपने जमीन में ईटा या खपड़ा बनाने का काम निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आप देखिए धारा 15 धारा 15 में क्या मेंशन किया गया है? तो धारा 15 देखिएगा कि रैयत को अपनी भूमि पर रैयत को अपनी भूमि पर क्या स्वयं या अपने परिवार के साथ बिना शुल्क के ईंट एवं खपड़ा बनाने का अधिकार। क्या शुल्क? हाँ, बिना शुल्क के ईंट और खपड़ा। पहले खपड़ा का ज्यादा घर होता था। हाँ, आदिवासी समुदाय में तो अधिकतर खपड़ा का ही घर है, छत का तो घर है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है कि आप ईंट बनाने का काम कर सकते हैं और खपड़ा बनाने का अधिकार दिया गया। ईंट और खपड़ा बनाने का अधिकार। ठीक है। धारा 16 सारा चीज अभी हम लोग रैयत की चलेंगे। धारा 16 लिखिए। तो रैयत को बांध बनाने का अधिकार। ठीक है। अपनी भूमि पर बांध, आहार का निर्माण, मछली पालन एवं अन्य उत्पाद। बांध, मछली पालन, ठीक है, जो पगडंडी बनता है वो सब उत्पाद, अन्य उत्पाद का अधिकार दिया गया है। धारा 16 मछली पालन। धारा 16 क्या कहता है? तो धारा 16 में भी सारा चीज रैयत ही है। अब इस रैयत में रैयत को अपनी भूमि पर क्या करना है? बांध बना सकता है, मछली पालन कर सकता है, मछली पालन, पगडंडी, नहर, पगडंडी बनाने का अधिकार। बांध हो गया, मछली पालन हो गया, पगडंडी, ठीक है। एवं अन्य उत्पाद, केवल अन्य उत्पाद का मेंशन है। अब अन्य उत्पाद में क्या है? हो सकता है रेशम कीट पालन, लाख निर्माण, ये सारी चीजें अन्य उत्पाद होंगे। तो जिससे मतलब बेसिकली यहाँ में बताया गया है ना कि स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार वो यूज करेंगे। तो इसमें स्थानीय रीति रिवाज जो उस समय था, रेशम कीट पालन था, लाह निर्माण था, तो ये अन्य उत्पाद का भी निर्माण ये कर सकते हैं। तो धारा 16 रैयत को अपनी भूमि पर बांध, मछली पालन, पगडंडी, अन्य उत्पाद बनाने का अधिकार है। बनाने का अधिकार। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? धारा, अब देखो यहीं से कंसेप्ट आएगा। धारा देखिए 17, धारा 17 रैयत को अपनी भूमि पर
रैयत को अपनी भूमि पर वृक्ष लगाने का अधिकार है। अपनी भूमि पर वृक्ष, पहले भी एसपीटी में भी सीएमसी में भी हम बता चुके हैं, वृक्ष का अधिकार है। वृक्ष, बागवानी, बागवानी, ठीक है। वृक्ष, रैयत को अपनी भूमि पर क्या कर सकता है? धारा 17 देखिएगा, धारा 17 रैयत को अपनी भूमि पर वृक्ष, बागवानी, ठीक है, बांस, वृक्ष हो गया, बागवानी हो गया, बांस लगाने का अधिकार, लगाने और काटने का अधिकार है। लगाने और काटने का अधिकार, ठीक है। तब ये काटने का जो अधिकार है, जैसे वृक्ष में ये मेंशन किया गया है कि महुआ का जो पेड़, जो महुआ का पेड़ जो है बिना एसडीओ के अनुमति से महुआ का पेड़ नहीं काटा जा सकता। हाँ, महुआ का पेड़, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पेड़ को, धारा 17 में किस पेड़ को, ठीक है, काटने का अधिकार नहीं। जो वहां का जो रैयत है, रैयत को तो महुआ का पेड़, आम का पेड़, पलास का पेड़, कौन से पेड़ बिना अनुमति वो नहीं काट सकता है, तो वो है महुआ, ठीक है। ये ध्यान रखिए तो महुआ का पेड़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। महुआ का पेड़ जो है बिना एसडीओ के अनुमति से, बिना एसडीओ की अनुमति से नहीं काटा जा सकता, नहीं काटा जा सकता। महुआ का पेड़ बिना एसडीओ की अनुमति से नहीं काटा जा सकता, ठीक है। बाकी जो है वो काटे, फल फूल जो है, वृक्ष, बागवानी, बांस, इसका उपयोग वो कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है। बगैर शुल्क के रेशम और लाख पालन भी कर सकता है। रैयत जो है इसी में मेंशन है, रेशम और लाख बगैर शुल्क के क्या, रेशम और लाख, रेशम और लाख पालन कर सकता है, ठीक है। बगैर शुल्क के रेशम और लाख पालन कर सकता है। धारा 18 लिखिए। यहाँ तक हम लोग देखें इसके जमीन से ही संबंधित है। धारा 18 रैयत जो है स्वयं या अपने परिवार के द्वारा अपनी जमीन पर घरेलू, एक मिनट हम लिखाते हैं, धारा 18 जो है वो क्या है, धारा 18 रैयत, धारा 18 रैयत, जो रैयत है स्वयं या अपने परिवार के साथ रैयत स्वयं या अपने परिवार के साथ घरेलू
एवं कृषि उद्देश्य के लिए घरेलू एवं कृषि घरेलू एवं कृषि उद्देश्य के लिए अपनी जमीन पर कच्चा एवं पक्का भवन खड़ा करने का अधिकार है। कच्चा या पक्का भवन खड़ा करने का अधिकार ठीक है। अच्छा हम लोग यहीं तक रखना कल जो इसको रिकैप करते हुए आगे